उत्तराखंड में विधानसभा बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष ने लगाया आरोप, कहा सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी की गारंटी पेटी लॉन्च। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, बीजेपी आम लोगों की पार्टी। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। 3 मार्च तक ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। हाल ही में बता दें कि उनके कुछ खास फैसलों की वजह से उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है और सीएम धामी लगातार 2 बार उत्तराखंड के सीएम हैं और इन दिनों वो उत्तराखंड के में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून यानी यूसीसी कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के कारण उन्हें विशेष पहचान मिली है। वहीं पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर हैं। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अलग पहचान। शक्तिशाली भारतीयों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम धामी को मिला 61वां स्थान। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अलग पहचान। शक्तिशाली भारतीयों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कुछ लोगों पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर उन्होंने देहरादून एसपी सिटी प्रमोद कुमार से मुलाकात की और साथ ही शिकायती पत्र सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि साल 2022 से जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी उनकी छवि धूमिल करने का काम किया गया था और अब लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि वो थैलीसैंण और श्रीनगर विधानसभा से निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों ने जिन्हें राजनीति शय हासिल की थी, उन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने की नीयत से राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी के साथ मिलकर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर एक झूठा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें धार्मिकता के आधार पर विधानसभा चुनाव में मतों का ध्रुवीकरण किया और जिससे उन्हें और उनके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। हजार 2022 में मेरे फर्जी हस्ताक्षरों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पैड पर एक फर्जी पत्र वायरल किया गया, जिसमें कि लोगों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके वोटों का, इस प्रकार की भ्रामक खबर बनाई गई और उसको वायरल किया गया। निश्चित रूप में उसका परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में गया और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। आज लोकसभा चुनाव सामने है और इस आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा इस कोशिश को कर रहे हैं, तो हमने ये उचित समझा। हमने तब भी रिपोर्ट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई पुलिस के द्वारा। आज मैं दोबारा यहाँ पर एसपी ऑफिस में दोबारा अर्जी लेकर आया हूँ। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द करेगी ऐलान। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार तय करने को लेकर की मंथन। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्द जारी करेगी।
पांचों सीटों पर उम्मीदवारों का जल्द होगा ऐलान। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान। केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की गई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से। बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द ऐलान। केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदवार तय करने को लेकर ऐलान। पांचों लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का जल्द होगा ऐलान। बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़के ने आत्महत्या कर ली। और एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये बिहार की रहने वाली है, जो एक फैमिली के यहां काम करती है। अचानक उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी मामले की जांच जारी है। कल ही हमने लॉ ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था को ध्वस्त होती कानून व्यवस्था चरमराती हुई शासन व्यवस्था, हत्या, बलात्कार, डकैती इस शहर में पूरे प्रदेश में बाढ़ सी आ गई। हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठाने का काम किया और हमने ये भी कहा कि रिलायंस ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े राज्य स्थापना दिवस, महामहिम राष्ट्रपति का आगमन और यहाँ पर डकैती हो जाती है। कितना बेखौफ थे वह डकैत, सरेआम सरेराह डकैती होती है और आज तक वह डकैत पकड़ से बाहर है। नाबालिग लड़की थी करीब 15 साल की। ये लोग फैमिली बिहार के रहने वाली है और यहाँ पर एक दूसरा फैमिली जिनके यहाँ पर ये काम करती थी वो, और उनके 2 बच्चे उनकी केयर रूप पे काम करते थे। और इसको इनकी जो वाइफ है, जो उषा जी की, वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाती, बाकी इनका बिजनेस अपना। और आज घर के नीचे के फ्लोर से ऊपर की फ्लोर पर, और ये जो नाबालिग लड़की थी वो करीब 1 घंटे तक नहीं दिखाई दी। जब उन्होंने देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला था और एक कपड़े के सहारे स्टूल लगाकर उससे हैंगिंग करी थी। इसकी स्टूल पर तत्काल जो घर में काम कर रहे थे उनको लेकर वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहाँ अपडेट होने अधिकारी। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी देख ली तो 9:37 जो बालिका है वो हाथ में स्टूल प्लास्टिक का बाथरूम के अंदर दिखाई दे रही है। और करीब 40-50 मिनट बाद जो है, जब इन्होंने तलाश की कि लड़की नहीं दिख रही है, तब उनको इस तरह से लड़की मिली। भारत की प्रथम नगर पालिका कही जाने वाली जोशीमठ नगर पालिका में आज आपदा प्रभावितों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान तकरीबन हजारों की तादाद में आपदा प्रभावित समेत अन्य गांव के स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि पिछले वर्ष जोशीमठ नगर में भू धसाव और दरार जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी, और जिस दौरान कई घर इसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि इस मामले को लेकर 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावितों के लिए कुछ ऐसी सुविधा नहीं दी गई जिसका लाभ जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावित ले सकें। और इससे बढ़ के बता दें कि भड़के जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावित लोगों ने एक आक्रोश रैली निकालकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। के संदर्भ में सर्वेक्षण प्रारूप के रूप में जो फॉर्म अभी तक बांटे गए थे, हर वार्ड में लगभग 500 फॉर्म बांटे गए हैं। तो लोगों को फॉर्म समझ में नहीं आ रहे हैं। लोगों की जो यहाँ के मूल निवासी है वो उन फॉर्मों पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और अपूर्ण फॉर्म को बताते हुए आज शासन प्रशासन को उस फॉर्म को जमा करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में तहसील प्रशासन तक पहुंचा। यहाँ पे वो सारे फॉर्म जमा किए जाएंगे और एक ज्ञापन के साथ में अपनी मांगों को सरकार के सामने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रखा जाएगा। तो इसी के लिए ये 9 वार्डों से सभी मूल स्थानीय निवासी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी ये मांगे हैं कि इस प्रारूप को पुनः एक बार नए तरीके से बनाया जाए ताकि जिसमें सभी समस्याएं संदर्भित की जा सके। एक
प्रपत्र लोगों को दिया गया था भरने के लिए, और उसमें लोगों में एक कंफ्यूज की स्थिति बनी हुई है। और इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए लोगों ने जो कहा कि यहाँ से जो यहाँ के मूल वासिंदे हैं, जो पुश्तैनी लोग हैं, उनके यहाँ पे काफ़ी सारी अपनी जमीन जायदाद है, अपने गौशाले पनघट है, तो उनके साथ आजीविका के साधन में कुछ संकट पैदा हो रही है कि अगर उनको कहीं विस्थापित किया जाता तो उनके वहाँ आजीविका के मुख्य साधन क्या होंगे। तो इसी संदर्भ में एक लोगों ने जो उनको फॉर्म मिला था उसे वापस सरकार को दिया कि इसमें हमारी आजीविका के मुख्य साधन क्या होंगे, इसके बारे में कुछ हमें एकदम सजेस्ट किया जाए। इसके संबंध में यहाँ पे एक ये आंदोलन एक अपने लोगों की जो रोष थे उसे प्रकट किया गया। सीमांत जनपद चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा दशोली ब्लॉक के मंडल घाटी पहुंची, जहां ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अपने अंतिम दौर में जिले के मंडल घाटी के सगर गंगोल गांव ग्रामीण क्षेत्र पहुंची, जहां सगर गांव में आयोजित शिविर में लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। और इस अवसर पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई गई। पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, अभी तक हम देश के 2,60,000 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम कर चुके हैं। अपने चमोली जिले में हम 610 गांव तक गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक पहुंचाना है। जिनको पहले इन योजनाओं का फायदा मिल गया है, जिन लोगों को नहीं मिला है, हम गांव जा करके जनता के दरवाजे पे जा करके योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं अंजू बिष्ट और मैं हूं गोपेश्वर गंगोल गांव से। मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभ प्राप्त हुआ है और इस योजना के तहत मुझे जो भी मिला है उससे मैं बहुत खुश हूं और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सनिका बिष्ट गांव से मुझे मातृ वंदना योजना का पूरा लाभ हुआ है और महालक्ष्मी किट मिला है और पोषण योजना का पूरा लाभ हुआ है। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। मैं देवेश्वरी देवी से प्रधानमंत्री हम तक उजाला गैस दिन हम तक बहुत आभार से प्रधानमंत्री। पहले हम लकड़ी में बनाउन खाना, अब हम तक गैस चला मिले, हम तक बहुत सुविधा हुई है। हमारे बहुत बहुत आभार से हमें प्रधानमंत्री। 22 फरवरी को चमोली जिले के उल्लंगरा गांव की एक युवती को देहरादून के झाझरा में एक बाइक सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बाइक सवार भी घायल बताया जा रहा है। बता दें कि युवती को लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया और अब वो दून के ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और बताते चले कि युवती के परिवार की माली हालत इतनी खराब है कि उसका इलाज करना परिवार के बस से बाहर है। युवती के इलाज में सहयोग करने के लिए लोगों ने मुहिम चलाई और वो अपील कर रहे हैं कि जो जितनी मदद कर सके वो जरूर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली में खंड विकास अधिकारी नारायण बगड़ के सेनानी वृत्त विदाई समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें फूल मालाओं के साथ विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट किए। सेनानी वृत्त खंड विकास अधिकारी नयाल ने यहां पर लगभग 2 साल कार्यरत रहते हुए अपने 40 साल 7 महीने और 3 दिन के सरकारी सेवाकाल को कुशलता के साथ पूर्ण किया। और सेनानी वृत्त खंड विकास अधिकारी राकेश मोहन यादव ने कहा कि यहां पर उन्हें सभी का
अपनेपन का सहयोग और स्नेह मिला। कहा कि मैं आज अपनी सेवा से निवृत्त हो गया हूं और जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है और मेरे सेनानिवृत्त विदाई समारोह को आयोजन करने के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। और उन्होंने अपने पूर्व अधीनस्थों से कहा कि निसंदेह अगर हम अपनी सरकारी सेवा में ही नहीं बल्कि आम जीवन में नैतिकता और जिम्मेदारी से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप और हम सम्मानित होते हैं और यही जीवन की बड़ी पूंजी है। समय थोड़ा सा कम रहा, फिर मैं उसके 2-3 महीने बाद अस्वस्थ भी हो गया, तो थोड़ा मैं उसमें भी डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद में फिर नई सरकार आई तो मैंने सोचा कि मेरा ट्रांसफर हो ही जाएगा। काफी प्रयत्न किए थे, मेडिकल ग्राउंड में था, पर नहीं हुआ। तो भगवान नारायण की धरती में मैं यहाँ रहा और मुझे यहाँ जीवन दान भी मिला है। आप सबको पता है कितनी बड़ी घटना हमारे साथ में हो गई थी 11 सितंबर को, हमारे साथी लोग सब थे। तो लकीली आप लोगों के शुभ कामनाओं से और आपके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री और जितने वरिष्ठ लोग हैं उनके आशीर्वाद से जीवन दान मिला है भगवान नारायण की धरती पे। और तब से मैंने माना है कि नारायण भगवान ने इसीलिए मुझे यहाँ पे रोका है, तो ये अभी कुछ और करना है। तो मैंने कोशिश की है कि अपने पद पे रह के आप सबकी बात सुनूं। कितना मेरे से हो पाया है ये तो आप लोगों को बखूबी पता होगा। कोशिश मैंने की है कि हर एक का काम हो जाए। हम पूरी तरह स्वीकारते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। इससे पहले ही मैं रह चुका हूँ खंड अधिकारी, इससे पहले ही मैंने जिम्मेदारी को निभाई किया। देखो दुख तो होता ही है, जो आदमी आदर्श आदमी है, अपने लंबे सेवा काल का उनके पास जो है अनुभव रहा है, तो थोड़ा सा दुख होता है। अगर हम उन्हीं के साथ रहते तो ज्यादा उनसे थोड़ा और सीखते। हालांकि जानता मैं बहुत पहले से उन्हें, लेकिन कार्य करने का अवसर इसी टाइम पिछले 8 महीने से मिला, तो उनके साथ जो है अच्छा समय बीता है। और मैं जो उनके जो सेवानिवृत्ति पे उनके दीर्घायु होने की परम पिता परमात्मा से उनको स्वस्थ रहने की और मस्त रहने की। इस अवसर पे मैं यहाँ पे उपस्थित तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधियों, माननीय प्रधानमंत्री को और अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका ससम्मान हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथी लोग एयरसेंट से बीडीओ साहब हैं, देवाल से बीडीओ साहब हैं, हमारे थराली से जोशी जी और अन्य स्टाफ सब आ रखे हैं। और यहाँ के जो स्टाफ है, जो हमारा कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग है, सबने पूरे मन से आज सेवानिवृत्ति की तैयारी की है, आयोजन किया है। मैं उन सबका हार्दिक दिल से अपने परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और अब मुझे यहाँ से सेवानिवृत्त होने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि भगवान नारायण की धरती से मुझे रिटायरमेंट होने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को हमेशा याद रखूंगा। आप सबका धन्यवाद। कि यथासंभव अपने प्रयास करें, अपने पटल से संबंधित पूरा ऐसा काम करें जो एक आम आदमी की या सामान्य जनप्रतिनिधि या कोई भी उसमें जरूरतमंद आदमी आए तो उनको निराश होकर न लौटाए, उनकी बातों को सुने गंभीरता से और यथासंभव अपने स्तर से प्रयास करें कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी और 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की माध्यम से बारिश होगी। और साथ ही बता दें इसी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 और 3 मार्च को मध्य बारिश हो सकती है और इसी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात 1 तारीख की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहां ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। अन्य जगह बात करें कल तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में कल जो है कल रात और परसों की अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी है और भी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूंगा कि ज्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है।
लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा ने देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय से संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पेटी की लॉन्चिंग की और वहीं इस दौरान टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह संघ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा आम आदमी की पार्टी है, इसलिए भाजपा का घोषणा पत्र आम आदमी के सुझाव पर ही बनाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उससे पत्र भरवाएगा और सुझाव भी लोग देंगे। उन्हें सुझाव को पेटिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा, जिसके आधार पर भाजपा का घोषणा पत्र तैयार होगा। जनता ने कितना दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी के सुझाव हम ये मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए समाज के तमाम वर्गों से जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता उनके सुझाव लेंगे और जो सुझाव पेटिका है उसमें वो सुझाव डालेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उसमें प्रेस पत्रकारों के समूह हैं, वकीलों के समूह हैं, विद्यार्थियों के समूह हैं, कर्मचारियों के समूह हैं, मजदूरों के समूह हैं, महिला समूह हैं, ऐसे 24-25 तरह के ऐसे समूह हैं। उनसे बातचीत करके और उनसे प्रपत्र भरवाया जाएगा और फिर उसके आधार पर जो संकल्प 2024 जो होगा वो उन सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने पूरे देश में इस बार 400 पार के नारे के साथ तैयारियां तेज कर दी है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी देना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट को फिर से जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी 2 मार्च को हल्द्वानी में होने वाले क्लस्टर सम्मेलन में न आ पाने के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ है। ये कलेक्टर का कार्यक्रम अगली बार होगा, शीघ्र ही होगा। और मैं कहता हूँ कि हम युवाओं की दोनों सीट अल्मोड़ा लोकसभा, नैनीताल लोकसभा पिछले बार के मतों से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। आप निश्चित मानिए जितना अभी मेरा प्रवास वहां को मैं देखता हूँ, कार्यकर्ताओं में जहां भारी उत्साह है वहां जनता में भी भारी उत्साह है और सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र यज्ञ में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और लगातार समाज के बीच में और जनता के बीच में रहती है। इसी निमित्त अभी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रक्रिया निमित्त अपनी रचनाओं को करती रहती है। इसी तरह जो है हमारे पहले प्रदेश के प्रभारी बने, इसके बाद लोकसभा के प्रभारी बने और अब विधानसभाओं के प्रभारी नवनियुक्त प्रभारी बने और आज यहाँ उन प्रभारियों को हमने सम्मान किया। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रकोष्ठ गठित हुए थे, प्रकोष्ठों के जिला संयोजक भी आज बने, तो उनका भी हमने जो स्वागत समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ उनको भी हमने माल्यार्पण करा। इसके बाद जो हमारी अभी मंडलों की इकाइयां प्रकोष्ठों की बननी है, उस निमित्त भी हमने आज यहाँ दिशा निर्देश इनको जारी करे जी। और इसके साथ साथ ही जो अभी आगामी हमारा 2 तारीख को होने वाला कार्यक्रम था, उसके स्थगन की भी सूचना हमें अभी आई है। उसकी नई डेट जो शीघ्र ही आएगी, कुछ अभी कुछ रहे होंगे कारण, जिसके कारण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आना संभव नहीं हो पाया। उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और साथ ही उसके बाद बिना चर्चा के ही विनियोग विधेयक को पास कर लिया गया। जो बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था, सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे।
ये हमें उत्तेजित कर रहे थे, इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम वॉकआउट करें और ये बजट पास कर लें। आज हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन किया, अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय विधायकों को भी अवसर मिलना चाहिए। सभी को सुना गया और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको बोलने का समय देते हैं। तो इस तरह की बात कहना कि हमको बोलने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज उन्होंने, जब वो सदन में नहीं थे, उनका नाम लिया गया, अगर वो अंदर आते तो उनको अवश्य बोलने का समय दिया जाता, लेकिन नाम बोलने पर भी जब वो अंदर सदन में नहीं पहुंचे तो आप लोग जानते हैं जो परंपरा है, जो सदन की जो जिस तरह से कार्रवाई होती है, अगर नाम लेने पर वो अंदर नहीं पहुंचे तो दूसरे पे जाते हैं और उसके बाद वो जब नहीं पहुंचे तो फिर हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको बारी दी गई। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया, और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव, और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी, चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वैल में आ गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।